सारे स्टूडेंट को जय हिंद नमस्कार। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसके लिए भी, या आपका अगर कोई जैसे 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या आपका कोई एग्जाम्स है इस टाइप का, तो वहाँ पे श्वसन तंत्र एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। बायोलॉजी के पोर्शन में बायोलॉजी के पोर्शन में श्वसन तंत्र का जो रोल है बहुत बड़ा है। लगभग यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वो चाहे लंग डिजीज़ से हो, चाहे लंग्स की फिजियोलॉजी से हो, और चाहे हमारा जो है गैसीय सेक्शन से हो। तो मानव श्वसन तंत्र ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है। तो इसमें हो सकता है मोर देन 1 और 2 क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि जो बेसिक होगा मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, एंड इसके फंक्शन, इसके इसमें श्वसन तंत्र मतलब सांस आना और बाहर जाना। तंत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पर हमारा एक से ज़्यादा अंगों का योगदान हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हम आज सीखेंगे इसमें। उसके बाद इसमें क्या क्या अंग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनका अपना अपना क्या फीचर है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक यहाँ से। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को देखें। इसी चैनल पे हमारे 1000 क्वेश्चन ऑफ एवरी सब्जेक्ट की सीरीज़ जो है वो अभी बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप बायोलॉजी के सारे 1000 क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जान लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप प्लीज़ सभी से अनुरोध है कि इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका, इस पेज का। श्वसन तंत्र की परिभाषा हो गई, चाहे प्रमुख अंग क्या हैं, श्वसन तंत्र के अंग, प्रक्रिया क्या, का महत्व क्या है, नाक, तो इसमें क्या क्या ऑर्गन है, सारा आपको हम इस वाले पूरे सेगमेंट में पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। हो सकता है मोर देन 1 और 2 इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट होपफुली आप ले ले चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं अब मानव श्वसन तंत्र का पहला पड़ाव। तो जहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसकी परिभाषा की बात करें अगर, तो मानव श्वसन तंत्र उन अंगों और प्रक्रियाओं का समूह है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। मतलब पूरी श्वसन तंत्र का जो मोटिव है, पूरा उद्देश्य जो है, इसका पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि शरीर के अंदर, मतलब टिश्यू में जो हमारे ऊतक होते हैं, ऊतकों तक ऑक्सीजन का पहुंचाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट है, उसको बाहर लेकर आना। ये हमारा पूरा मोटिव होता है श्वसन का मतलब ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें आ गई। श्वसन तंत्र की जब बात करेंगे तो उसमें हमारे कई सारे ऑर्गन होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने छोटा सा एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हवा बाहर वायुमंडल में होती है, और ये हमारी नासिका है, मतलब नासा छिद्र कहते हैं इसको। एक सेकंड, कलर डिफरेंट कर लेता हूँ इसका। ये नासा छिद्र होते हैं। हर इंसान में दो ही होते हैं नेचुरली। एंड ये मुंह होता है, मतलब समटाइम्स हम मुंह से भी सांस लेते हैं और समटाइम्स नाक से भी लेते हैं। अब होता क्या है, जो हमारे बाहर का तापमान है बाहर का, या बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो प्रेशर ज़्यादा होता है अंदर के प्रेशर से। इस वजह से यहाँ पर हवा का मूवमेंट होता है, और हवा अंदर जाएगी, मतलब हवा होती, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस। एयर होता है मतलब कई सारी गैसों का मिश्रण, कई सारी गैसों का मिश्रण, ये होता है हवा का मतलब। अब ये हवा अंदर जाएगी,
अंदर जाने के बाद इसके दोनों दो लंग्स डिवाइड हैं, दोनों में ऑक्सीजन पहुंचेगी। लंग्स के लास्ट में कुछ अंग होंगे इसके जो वहाँ पे लंग्स से फिर ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है। बट ये जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, ये कैसे क्रिएट होगा, ये हम जानेंगे इसके आगे भाग में। तो अभी तक हम समझ गए कि हवा का अंदर जाना और बाहर आना श्वसन है। बात इतनी सी है बस। अंदर कहाँ? मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते फेफड़ों तक, और फेफड़ों से आगे ब्लड में, बस इतनी सी बात है। सिमिलरली इसका उल्टा होगा, ब्लड से फेफड़ों में और फेफड़ों से सीधे बाहर पर्यावरण। ये हो गया हमारा टोटल श्वसन तंत्र का, श्वसन श्वसन की परिभाषा। अभी बात श्वसन की कर रहे हैं। तंत्र का मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसको हम तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने समझ गया, अब तक हम समझ चुके हैं कि क्या श्वसन तंत्र होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, इसके प्रमुख अंग और उनके कार्य। तो अभी हम बात करेंगे इनके प्रमुख अंगों की। तो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नासा गुहा। अगर हम यहाँ से बात करें, इसको लिखना शुरू कर देते हैं, नासा गुहा या नेजल कैविटी हिंदी में कहते हैं। नासा गुहा हिंदी में, नेजल कैविटी अंग्रेजी में, ये ध्यान रखना है। अब देखना ये है कि ये जो नासा गुहा इसको कहते हैं, ये है, इसको नोस्टल कहते हैं बेसिकली, नासा छिद्र। यहाँ से एयर अंदर गई और सिमिलरली एक ही साथ में मुंह से भी हवा गई। कई बार हम मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके आगे चल के ये नेजल कैविटी है, तो ये थोड़ा सा एक स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं कैविटी, मतलब बड़ा सा कोई एक स्पेस। इसमें क्या होता है कि हमारा म्यूकस भरा होता है, म्यूकस, म्यूकस भरा होगा। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो जिसकी ये कैपेसिटी होती है कि आपका जो भी पैथोजन एंटर किया हवा के साथ, ये डस्ट पार्टिकल है, तो इसी म्यूकस में ट्रैप में फंस जाएगा। पहली बात तो वो एंटर करेगा जब नोस्ट्रिल से, तो हमारे नाक में बाल होते हैं, वो बाल भी फिल्टर का काम करते हैं। उसके बाद ये चिपचिपा पदार्थ मिल गया, तो यहाँ पर ये जाके ट्रैप कर लेगा उस पार्टिकल को, या कोई पैथोज या पोल्यूटेंट्स को, कोई भी हानिकारक चीज़ अगर अंदर जा रही है तो उसको यहाँ पे वो ट्रैप कर लेगा। इसका टेम्परेचर भी थोड़ा टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ताकि अगर कोई यहाँ पे कोई बैक्टीरिया ऐसा आया है या कोई ऐसा जीवाणु या ऐसी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर से इफेक्ट होती हैं, तो यहीं पे वो मर जाती हैं। अब आप देखते होंगे कि हफ्ते 15 दिन में आपके नाक में एक सॉलिड सा मैटर जो है, एक्चुअली यही होता है। ये जो म्यूकस होता है, इसमें जब बहुत सारी चीज़ें फंसती जाती हैं, तो सॉलिडिफाई होकर ठोस बन के आपके नाक में फंस जाए, जिसको हमें साफ़ करना पड़ता है 10 दिन में, 15 दिन में। ये कुल मिला के वो बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो यहाँ से अभी तक आप ये पोर्शन जो देख रहे हो, ये इसको फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये एक ही चीज़ है। फेरिंग्स मतलब होता है जहाँ पर हवा का और भोजन का दोनों का रास्ता एक ही होता है, उसको फेरिंग्स कहते हैं। इसके आगे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक स्वर यंत्र होता है, इसको स्वर यंत्र को लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। देन हम बात करेंगे इसके बाद श्वास नली की। आगे चल के अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो हो गया ये भोजन के लिए पीछे वाली हिस्सा, और आगे वाला हिस्सा हो गया हवा के लिए। तो जहाँ से श्वास नली बनी, यहाँ पे एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन बना होता है, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, समझ में नहीं आएगा। एपीग्लॉटिस होता है। एपिग्लोटिस का काम होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो हमारा जो फूड पाइप वो खुलती है, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तब हमारी विंड पाइप खुलती है। बस इतनी सी बात है। एक वो ढक्कन है, जंक्शन बना दिया गया, जब हम सांस लेंगे तब वो खुलेगी, और जब खाना खाएंगे तब वो खुलेगी। बात इतनी सी है बस। इसके आगे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है कार्टिलेज टाइप का। ये इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रैकिया या श्वास नली। श्वास नली, ट्रैकिया या विंड पाइप, इसके कई सारे नाम हैं। श्वास नली, ट्रैकिया या विंड पाइप, इन सब बातों का एक ही मतलब है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, एक सेकेंड।
इन सब बातों सारी बातों का मतलब एक ही है। आगे चल के फर्दर डिवाइड होती है, इसको मैं अगर डायग्राम में आप समझना चाहें तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनता है। एक सेकेंड। सॉरी, ये कुछ मिस्टेक हो गया, प्रिंसिपल ही गलत है ये, अभी बताऊंगा क्या प्रिंसिपल है इसका। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है हमारे लंग्स का। अब यहाँ पे होता है कि ये जहाँ से ये है ट्रैकिया, इसको कहते हैं ट्रैकिया। इसके आगे एक बार दोबारा जब फर्दर डिवाइड होगा तो ये होता है ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई होता है बेसिकली। ये दो ब्रोंकाई बन गई। फर्दर ये डिवाइड होगा अगेन, ऐसे ऐसे लंग्स में डिवाइड होता रहता है, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये ब्रोंकिया हो गई, ये ब्रोंकियोल्स हो गए, आगे चल के डिवाइड होते रहते हैं। और लास्ट में जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं एल्वोली या एलवीओलाई। एल आई एल्वोलाई या एल्वेली, इसको हिंदी में वायुकोश कहते हैं। अब बताता हूँ इनका क्या स्ट्रक्चरल, इनका अब तक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं आप लोग। अब बताना चाहूँगा इनका काम क्या होता है, इनके सारे काम के बारे में। और ये सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला होता है डायाफ्राम। तो ये सारे इसके ऑलमोस्ट आर्गन हो गए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं मुख्य रूप से। बाकी आप कहेंगे तो इसमें इंटरकोस्टल मसल भी होती हैं, वो भी रोल प्ले करती हैं। तो इस टाइप से हम इसके सारे आर्गन को समझ चुके हैं। नेजल कैविटी से या माउथ कैविटी से हवा अंदर आई, माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। हवा आने के बाद ट्रैकिया के रास्ते, ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया के अंदर भी मैं स्ट्रक्चर बताऊँ आपको। तो यहाँ पे कुछ कार्टिलेज होता है, सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज दिख रहा है आप, ये वाला, ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब हो गया जैसे कि जो लोग बकरा खाते हैं तो देखा होगा कभी कभी एक हड्डी होती है, ना वो हड्डी होती है ना मांस होता है, बीच की चीज़ होती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो चीज़ होती है कार्टिलेज। अब हड्डी से थोड़ी सॉफ्ट और मांस से थोड़ा सा हार्ड, बीच की चीज़ है वो क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर भी सिलिया पाया जाता है। सिलिया, सिलिया मीन्स होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्दर इसका अगर कोई पैथोजन या कोई भी प्रदूषणकारी पार्टिकल अंदर आ गया तो उसको वो ट्रैप कर लेगा। अब हम बात करते हैं आगे इसके आगे के फंक्शन की। तो फर्दर डिवाइड हो गया, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे फेफड़ा ये बन गया। दो, एक इंसान में दो फेफड़े होते हैं, फेफड़े या लंग्स एक इंसान में दो होते हैं, दो फेफड़े होते हैं। एंड इसके अंदर एल्वुलाई की जो मात्रा होती है, एल्वुली एक्चुअली जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वह भाग यहाँ पे लिख लो। वह भाग जहाँ पर वास्तविक गैसीय विनिमय होता है। बस बात इतनी सी है। फेफड़े का वह भाग जहाँ पर वास्तविक रूप से गैसीय विनिमय होता है। तब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एलुलाई एक गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कैपलरी है, ब्लड कैपलरी। फिर इसमें जो ऑक्सीजन आई वो आके ब्लड वेसल्स में मिक्स होके चली गई। एलुलाई की संख्या जो होती है 300 मिलियन से 450 मिलियन के आसपास होती है। मतलब आप 3 करोड़ से लेकर चार चार करोड़ के, 4.5 करोड़ के लगभग आसपास होती हैं हर इंसान के अंदर। ये वैरी करती हैं, ऐसा नहीं कि, बट एक अडल्ट में लगभग इतनी होती हैं। अब होता क्या है, जो इंसान फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकर है, मान लो कोई स्मोकिंग करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इनकी एलुली पे। जो, एक सेकंड इसको हिंदी में लिखूं,
वायुकोष जो होता है बेसिकली, वायुकोष से जलने लगते हैं, यहाँ पे डैमेज हो जाएंगी, जो बहुत छोटी बहुत नाजुक अंग होता है बेसिकली ये, तो ये डैमेज हो जाएंगे, जिससे कि उनका जो जितने मात्रा में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है, मात्रा में, एक सेकेंड लिखूँ, जितने मात्रा में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है, या जितने मात्रा में ऑक्सीजन हमें चाहिए हमारे शरीर को, वो धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, क्योंकि जितना हमारा एल्वोलाई मरती चली जाएगी तो धीरे दिक्कत होगी। यही होता है जब एक इंसान सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, उसको मना किया जाए कि भाई सिगरेट मत पियो, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसको लगता है नहीं जी कहाँ खराब हो रहा है, अभी तो चल रहा है ऐसे। बट आपको पता नहीं है, उस बेवकूफ़ इंसान को ये नहीं पता होता है कि 3 करोड़ एल्वोलाई हैं, 3 करोड़ वायुकोष हैं, तो तीनों एक साथ थोड़ी खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे खराब होते हैं। तो एक एज के बाद फिर उनको दमा के शिकार हो जाते हैं, हाँफने लगते हैं, चल नहीं पाते हैं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए नहीं मिलती है, और फिर उनको सीओपीडी होता है। वो हम इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे आगे, सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये होता है सीओपीडी। फिर उनको सीओपीडी हो जाएगा और वो धीरे धीरे मर जाएंगे हाँफते हाँफते। तो कृपया सभी से अनुरोध है, फेफड़े वाले जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो भी इसको ध्यान से देखें, ताकि अपने फेफड़ों को लेकर आप जागरूक हो सकें और फेफड़ों को इस तरीके के नुकसान से बचाएं। जितना जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया सारे लोग इस बात को समझें। तो अब ऑक्सीजन आई और CO2 यहाँ से बाहर चली गई, ये तो हमारा हो गया सिंपल सा प्रोसेस। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए क्यों शरीर को। तो ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है, सिंपल सा लिखो, ऑक्सीजन का उपयोग, पहली बात तो होता है कि ये हमें ऊर्जा के निर्माण में, ऊर्जा के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करता है। कैसे अदा करता है बताता हूँ आपको। आप लोगों को, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, हमें उम्मीद है कि आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूँ, C6H, सॉरी, ये H12 होगा प्लस OH होगा, प्लस इसे मिला दो ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये बनाएगा 6CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और प्लस ATP बनती है यहाँ पे। ये है टोटल बात, इतनी बात समझनी है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन में अगर अब्सेंस में होगा भी तो ये बनाएगा एथिल अल्कोहल, और बॉडी अल्कोहल अल्कोहलिक हो जाएगी, बिना बिना दारू पिए शराब का नशा हो जाएगा। तो इसलिए जो है लैक्टिक एसिड लैक्टेट बनता है कम प्रेजेंस में, और जब अब्सेंस होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो कुल मिला के बात है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारा कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कुछ भी इनटेक करते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई तो इसका ब्रेकडाउन होके ऊर्जा बना दिया। ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन का मेन उपयोग होता है। अब हमें ऑक्सीजन हमें चाहिए, ये बात पता कैसे चलती है। तो इसको पता चलने के लिए हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन होता है, हर इंसान के पास एक दिमाग होगा। दिमाग में एक जगह होती है, दिमाग में बेसिकली क्या होता है, एक जगह जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, कुछ इस टाइप का दिमाग होता है इंसान का। सॉरी, मैं दिमाग का स्ट्रक्चर शायद नहीं बना पाऊंगा क्या, कुछ इस टाइप का होता है। हाँ, कुछ इसी टाइप का दिमाग होता है इंसान का। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जब किसी इंसान के शरीर में ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या करता है, ये
फेफड़ों को फेफड़ों को आगे चल के इशारे देता है कि संकेत देता है कि भाई ऑक्सीजन कम है, आप रेस्पिरेशन का काम शुरू करो, आप काम पे लग जाओ। तो फेफड़े क्या करते हैं, यहाँ पर एक होती है मसल्स जिस पे फेफड़े हमारे होते हैं, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये मसल क्या करेगी, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। नीचे की तरफ शिफ्ट होगी तो यहाँ पे स्पेस, जो थोरेसिक कैविटी का स्पेस होगा, मान लो यहाँ पे रिप्स हैं सारी, थोरेसिक कैविटी का स्पेस, जो स्पेस होगा वो बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा अगर, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर का क्या होगा, कम होगा। यहाँ का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा यहाँ से आके यहाँ पे मूव कर गई। जिस हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन, सारी हवाएं हैं, तो यहाँ पे आके वो मूव कर गई। अब तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन या नी श्वसन। अब क्या होगा, इसका उल्टा होता है, एक बार अब दिखाता हूँ उल्टा वाला क्या होगा। सेम डायफ्राम यहाँ भी है। अब ये क्या करेगा, ये जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ का वॉल्यूम कम पड़ेगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कितना बढ़ेगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, इसके अपवर्ड मूवमेंट से, ऊपर की तरफ मूवमेंट से, एक्सक्यूज मी, इसका जो होगा प्रेशर यहाँ का बढ़ जाएगा, जिससे कि हवा बाहर की तरफ मूव कर गई, जो कि CO2 रिच्ड होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। अब बात समझने की ये है कि ये अगर नीचे मूव कर रहा है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, संकुचन। और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसको बोलते हैं शिथिलन। तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। बस इतना सा काम है इस मैकेनिज्म को, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, हिंदी में निःश्वसन। और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं श्वासोच्छवास। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करते हैं। ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जहाँ से हमें साइन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, हमने पढ़ लिया नाक, सारी चीज़ें पढ़ ली, फेफड़े, श्वसन प्रक्रिया समझ ली, इंटरकोस्टल मसल की भूमिका समझ ली। अब हम बताते हैं कि जैसे आपको एक छोटी सी बात यह है कि इंस्पिरेशन में, एक सेकेंड, इंस्पिरेशन में और इधर एक्सपिरेशन, दो तीन बातें जान लेते हैं। हिंदी में लिखना है तो नी श्वसन, और यहाँ पे नी श्वसन। ये बातें हैं, बस दो तीन बातें जो आप समझ समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन कितनी जाएगी, ऑक्सीजन होगी लगभग 21%, नाइट्रोजन जो पर्यावरण में है वही 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड
0.03% जो है एनवायरनमेंट में, वही बाकी अदर गैसेस। अब एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो लगभग 4% होती है, CO2 होगी लगभग 17%, और नाइट्रोजन का तो कुछ होता नहीं, वो तो उतनी ही रहेगी, बाकी अदर गैसेस होती हैं। तो ये हमारा टोटल कुछ इस टाइप का ग्राफ बदल जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सबको अब तक समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कृपया पूछें। अगर कहीं भी किसी मैकेनिज्म में डिफरेंस है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल में समझाना है, आप बिल्कुल मैसेज करें या टाइप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। बाकी रही बात यहाँ की मैकेनिज्म कैसी है इसकी, तो अब तक हमने समझा दिया। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं फटाफट। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन का मतलब सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना, किस लिए, ऑक्सीजन के उपयोग के लिए, और जो बॉडी में CO2 है उसको बाहर निकालने के लिए। दोनों बातें हो गई क्लियर। उद्देश्य क्या है, ऊतकों तक ऑक्सीजन का पहुंचाना और वहां से CO2 या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लेकर आना। हवा वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, और हमारे अंदर का थोरेसिक कैविटी जो हमारा, जिसको वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा का दाब कम होता है, जिससे बाहर की हवा अंदर की तरफ मूव करती है। और जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, शीतलन बोलते हैं, उस टाइम पे यहाँ का जो दबाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होगा, और CO2 हमारी बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है। ये है टोटल प्रोसेस। अब समझते हैं इसका जो सारे अंग, एक बार अंग रिवाइज कर लेते हैं। नोस्टिल या नासा छिद्र, फिर नेजल कैविटी या नासा गुहा, फिर आते हैं फायरिंग्स, यहाँ पर फूड का और हवा का एक ही पोर्शन होता है। फिर होता है ट्रैकिया, जो कार्टिलेज से बना होता है, जिसमें हमारे सिलियर स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे फर्दर जो है कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं यार, जैसे कि डस्ट पार्टिकल या कोई पैथोजन या कोई माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसको ये रोक लेता है। देन इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर से डिवाइड होता है, जिसको ब्रंक्यूल कहते हैं। दो लंग्स होते हैं एक इंसान में, एक दायां एक बायां। और एक बात बताना भूल गया था मैं, दोनों का लगभग जो वेट होता है 1300 ग्राम का होता है एक इंसान में। 1 किलो 300 ग्राम के आसपास लंग्स होते हैं, 1300 ग्राम दोनों मिला के, जिसमें 600 ग्राम होता है राइट वाला और 700 ग्राम होता है लेफ्ट वाला। डिफरेंस इसलिए राइट जो, सॉरी ये उल्टा हो गया, राइट वाला ज़्यादा होता है लेफ्ट कम होता है, मतलब जो राइट होता है, राइट, एक सेकेंड प्लीज, जो राइट वाला लंग्स होता है उसका वेट होता है 700 ग्राम, और लेफ्ट वाले का होता है 600 ग्राम। कॉन्सेप्चुअली याद है इसलिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट में हमारे हृदय होता है, तो वेट बैलेंस करने के लिए अप्रॉक्स उतना ही, क्योंकि हृदय का भी वेट लगभग दोनों को बैलेंस करने के लगभग उतना ही होता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे फेफड़ों का वेट होता है 1300 ग्राम, राइट वाला 700 ग्राम, लेफ्ट वाला 600 ग्राम। अभी हमने बात कर ली फेफड़े, फेफड़े से आगे आ गई हमारी फेफड़ों का जो लास्ट एंड होता है, एंड पार्ट, उसको बोलते हैं एल्वुलाई या वायुकोश। वायुकोश में एक्चुअली जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पर वह वास्तविक, वह भाग जहाँ फेफड़े का वह भाग जहाँ पर गैसीय विनिमय, वास्तविक गैसीय विनिमय होता है, जो कि लगभग 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ के बीच में होती हैं एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ और एडल्ट मनुष्य में बेसिकली। तो ये हमने अब तक रिवाइज कर लिया। इसकी अगर हम बात करें, इसके ऑक्सीजन का उपयोग क्या है, तो ऊर्जा के निर्माण में, जहाँ पे आपको हमने एक इक्वेशन से समझाने की कोशिश करी। एक ग्लूकोज का एक ग्लूकोज का ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया, इसने बना दिया 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ पानी प्लस ATP। मेन जो खेल हो रहा है इसके पीछे हो रहा है, ATP के पीछे। ATP क्या है, एनर्जी है हमारे शरीर के लिए, शरीर इंसानों के लिए भी और प्लांट के लिए भी। अब दोनों में बनने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, वो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब हमने बात कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे है। तो पूरा श्वासोच्छ्वास जो है ये दो भाग में कंप्लीट होता है। एक तो निःश्वसन होता है, एक निःश्वसन होता है, मतलब इंस्पिरेशन और एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन कब होगा, जब डायफ्राम ये होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ का वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी का होगा बढ़ेगा, वक्ष गुहा का वॉल्यूम बढ़ेगा,
वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम मतलब हम आयतन कहना चाहते हैं, वॉल्यूम बार बार बोल रहे हैं तो आप लोग आयतन समझें इसको। जब अंदर का आयतन बढ़ेगा तो दबाव वहाँ पे कम होगा, दबाव कम होगा, बाहर का दबाव ज़्यादा है तो बाहर की हवा अंदर की तरफ मूव कर गई। बस ये हो गया हमारा निश्वसन। अब निश्वसन में क्या होता है, इसका उल्टा, ये जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर रेस करेगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये बाहर की तरफ हवा मूव कर गई, बस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये इसकी मैकेनिज्म। कंट्रोल कौन करता है, तो ये इसको लंग्स को या डायफ्राम को कौन ऐसे निर्देश देता है, तो ब्रेन में एक पार्ट होता है पश्च भाग में जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, जो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए फेफड़ों को संदेश देता है कि अब हमें डायफ्राम नीचे जाना है कि ऊपर आना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है या इसको रिलैक्स करना है। ये हो गया इसकी मैकेनिज्म। अब थोड़ी सी बात हम डेटा पे कर लेते हैं, निश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन कितनी गई, नाइट्रोजन, ये सारी आप देख लीजिए। डेटा में भी वेरी, ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैकेनिज्म इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमारा फेफड़ा या फेफड़े हमारे या हमारा डायफ्राम कैसे नीचे जाता है कैसे ऊपर आता है। ये बात समझने की कोशिश कर रहा था। तो अब तक हमने इसको रिवाइज भी कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो कृपया हमारे मैसेज बॉक्स में टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम उस स्पेसिफिक पॉइंट को या उस स्पेसिफिक टॉपिक को दोबारा से समझाएंगे। तो आज यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है श्वसन की प्रक्रिया तक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेफड़ों की मात्रा और क्षमता के बारे में, नेक्स्ट इसके पार्ट में। तो आपसे अनुरोध है कृपया सारे पार्ट्स को सही से आप देखें और समझें। कोई भी डाउट होता है तो पूछें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई सिंपल इंसान है, जिंदा रहना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए सबको वीडियो देखना ज़रूरी है। हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें, तैयारी को मजबूत बनाते रहें।